नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सचिन पायलट बोले, मैं अब भी कांग्रेसी, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट ने एक बार साफ किया कि वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। मंगलवार को राज्य में घटे अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद अटकलों पर विराम लगने के आसार है। पायलट ने CNN न्यूज़ 18 से कहा कि भाजपा में शामिल होने के बारे में एक गलत एजेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने भाजपा से लड़ाई लड़ी है और हराया है, तो मैं बीजेपी ज्वाइन क्यों करूंगा। पायलट ने इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे नहीं निभा रहे थे। इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान अवैध खदानों को लीज पर दिए जाने के खिलाफ कैंपेन चलाया था। हमने वसुंधरा सरकार पर दबाव बनाया कि वह खदानों की दी गई लीज को रद्द करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, अलबत्ता वह उसी रास्ते पर चलते रहे। मैं ना तो उनसे नाराज हूँ और ना ही कोई ताकत या सुविधा मांग रहा हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शशि थरूर ने सचिन पायलट की कांग्रेस से विदाई पर जताया दुख, ट्वीट कर कही ये बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बगावत करने वाले सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस ने सचिन पायलट से वो सब छीन लिया जो पिछले 6-7 वर्षों में कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने हासिल किया था। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक सचिन पायलट को पार्टी से नहीं निकाला है, ना ही सचिन पायलट ने अभी तक पार्टी छोड़ने की बात की है। सचिन पायलट पर कांग्रेस ने जो कार्रवाई की है उससे पार्टी के कई नेताओं ने असंतोष जाहिर किया है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सचिन पायलट को लेकर दुख जताया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, मैं सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से दुखी हूं। मैं उन्हें अपना एक बेहतर और प्रतिभाशाली नेता मानता हूं। पार्टी से अपनी राह जुदा करने से बेहतर होता कि वो पार्टी को बेहतर और मजबूत बनाने की दिशा में काम करते। इससे उनके हमारे सबके सपने पूरे होते। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट का समर्थन करते हुए कहा, उन्होंने इतने सालों तक समर्पण भाव से काम किया है। उम्मीद करता हूं कि हालात संभाले जा सकते हैं। दुखद है कि बात यहां तक पहुंची। पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 बड़े युवा नेताओं ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट को खो दिया। दत्त ने कहा कि वह नहीं मानती है कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। मुंबई की पूर्व सांसद ने ट्वीट किया, एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। सचिन और ज्योतिरादित्य दोनों सहकर्मी थे और अच्छे दोस्त हैं। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 बड़े युवा नेताओं को खो दिया। मैं नहीं मानती कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। उन्होंने मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ही होंगे नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस आज विधानसभा सचिवालय को भेजेगी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, विपक्ष के नेता को लेकर कांग्रेस में मचा सियासी घमासान अब थम जाएगा। पार्टी ने तय कर लिया है कि विधानसभा में कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के नाम की चिट्ठी 15 जुलाई को विधानसभा सचिवालय को भेजेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री चंद्र प्रभाष शेखर ने जानकारी दी कि बुधवार को विधानसभा को चिट्ठी लिखकर विपक्ष के नेता के नाम की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल कमलनाथ ही सदन में विपक्ष के नेता होंगे, यह पहले से ही तय था। कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए खींचतान मची हुई थी। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर ग्वालियर चंबल के बड़े नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम सामने आया था, लेकिन उनके नाम पर पार्टी के अंदर सहमति न बन पाने के कारण किसी भी तरह के असंतोष को थामने के लिए पार्टी ने सदन में कमलनाथ के चेहरे के सहारे ही जाने की तैयारी की है। पार्टी ने विधानसभा की सबसे मजबूत कार्य मंत्रणा समिति के लिए भी नाम भेजे हैं। इसमें कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, NP प्रजापति, KP सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा का नाम शामिल है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक विधानसभा को विशेष अधिकार समिति और दूसरी अन्य महत्वपूर्ण समितियों के लिए किसी सदस्य का नाम नहीं दिया है। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति ही सदन की कार्रवाई तय करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने कहा, इस बार सादगी से मनाएं बकरीद, कुर्बानी की रस्म ऑनलाइन करने की अपील। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इस बार बकरीद सादगी के साथ मनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर संभव हो तो ईद उल अजहा प्रतीकात्मक ढंग से मनाई जाए। इस साल बकरीद 1 अगस्त को है।
सीएम ठाकरे ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बकरीद को सादगी से मनाने की अपील की। इसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, गृह मंत्री अनिल देशमुख, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सलाह दी कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन में लागू बैन पर विचार करते हुए अगर संभव हो तो कुर्बानी की रस्म ऑनलाइन की जानी चाहिए। मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने कहा, कोविड-19 मामले हर दिन बढ़ रहे हैं, हमें इसे रोकने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों में सभी धर्मों के त्योहार कम महत्वपूर्ण तरीकों से मनाए गए। इस तरह सभी नियमों का पालन करते हुए बकरीद को सादगी तरीके से मनाया जाना चाहिए। अगर हो सके तो इस बार प्रतीकात्मक तौर पर ही मनाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के लिए कही ये डराने वाली बात। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अगले 6 महीने में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि समस्या को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए उतना अच्छा होगा। कोविड-19 उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनमें से कई कर्ज की किस्त लौटाने में कठिनाइयों का सामना कर रही है। राजन ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा आयोजित इंडिया पॉलिसी फोरम 2020 के एक सत्र में कहा कि अगर हम वाकई में एनपीए के वास्तविक स्तर को पहचाने तो अगले 6 महीने में गैर निष्पादित परिसंपत्ति का स्तर काफी अप्रत्याशित होने जा रहा है। हम समस्या में हैं, जितनी जल्दी इसे स्वीकार करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि हमें वाकई में इस समस्या से निपटने की जरूरत है। मंगलवार को प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आर्थिक सुधारों पर एक लेख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जनधन खातों की सफलता की बात कही गई है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों की राय इससे अलग है। राजन ने कहा कि हमें अभी भी लक्षित लोगों को लाभ अंतरण करने में कठिनाई हो रही है। लोग अभी भी सार्वभौमिकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लक्ष्य नहीं कर सकते, जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की विजय जोशी ने रेखांकित किया है। जनधन ने उस रूप से काम नहीं किया जैसा कि इसका प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सकारात्मक चीज कृषि क्षेत्र है जो वास्तव में अच्छा कर रहा है। राजन ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाया है। इन सुधारों की लंबे समय से बात हो रही थी, उसके सही तरीके से क्रियान्वयन होने से अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को लाभ होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी बताए कोरोना कौन फैला रहा और अब जमाती कौन है, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बीच विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है, कई अधिकारी संक्रमित हो गए हैं, सीएम और डिप्टी सीएम हाउस भी इससे अछूता नहीं रहा है। साथ ही बीजेपी के तो 75 नेता संक्रमित हो गए हैं, फिर भी जनता को छोड़ बीजेपी वर्चुअल रैली करती रही। आरजेडी नेता ने कहा कि बीजेपी बताए कि कोरोना कौन फैला रहा है और अब जमाती कौन है। कोरोना तो बीजेपी के नेता फैला रहे हैं, हमने पहले ही कहा था जान है तो जहां है, लेकिन ये लोग चुनाव की चिंता करते रहे। मरीजों का इलाज तक नहीं हो रहा, पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर के लिए डॉक्टरों को धरना देना पड़ रहा है और एनडीए एक चरण में चुनाव कराना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि यानी करोड़ों लोग एक साथ निकलेंगे। आप क्या चाहते हैं कि लोग बूथ के बाद सीधे शमशान जाएं? अगर कोरोना से खतरा नहीं नजर आ रहा तो परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार कराएं। कोरोना के नाम पर बेईमानी ना हो। अगर आपको खतरा लगता है तो कुछ दिनों के लिए चुनाव टाल दीजिए। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में एनडीए को कोरोना की चिंता नहीं है, बल्कि इनको कुर्सी की चिंता है, इसलिए ये चुनाव कराना चाहते हैं। हालांकि एनडीए के नेता आरजेडी कांग्रेस के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में स्कूल कॉलेज बंद है, रोजगार नहीं, मजदूर सड़क पर, तो नीतीश क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के जन अधिकार पार्टी के मिलन समारोह के दौरान कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े, खासकर वो जो मैथिली क्षेत्र से आते हैं। इस दौरान जाप नेता ने होम सेक्रेटरी के कोरोना पॉजिटिव होने पर कहा कि जब गृह सचिव कोरोना संक्रमित हो सकते हैं तो फिर कौन बाकी रहेगा, इसलिए हमारी मांग है कि चुनाव स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब स्कूल कॉलेज बंद है, रोजगार खत्म है, मजदूर सड़क पर आ गए हैं, तो फिर नीतीश कुमार सड़क पर क्यों नहीं आए? पप्पू यादव ने इस दौरान मांग की कि लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों, स्कूल समेत अन्य निजी संस्थानों की बिजली बिल को माफ किया जाए। इसके अलावा जाप प्रमुख ने यह भी कहा कि होर्डिंग टैक्स को भी माफ किया जाना चाहिए। कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि कई जगहों पर जांच किट की व्यवस्था नहीं है। सीएम नीतीश कुमार से मांग है कि सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तैयार किया जाए।
भारी संख्या में बीजेपी नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने पर पप्पू यादव ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी ली और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि महानायक को कोरोना पकड़ लिया है, बीजेपी ने कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया है, वैज्ञानिक तथ्यों को भूलकर पीएम मोदी झुंझुना बजवा रहे हैं। अमित शाह वर्चुअल रैली में व्यस्त है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। जन अधिकार पार्टी में मिलन समारोह के दौरान कई नेता और कार्यकर्ता खासकर जो मैथिली क्षेत्र से आते हैं वे मिले हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सबको सदस्यता दिलाई और उसी दौरान यूपी में मारे गए विकास दुबे समेत अन्य एनकाउंटर की जांच करने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, सचिन पायलट के पास कुछ नहीं, वे महज बीजेपी के हाथ में खेल रहे। डिप्टी सीएम के खिलाफ एक्शन पर बोले सीएम अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि बगावत करने वाले सचिन पायलट के हाथ में कुछ नहीं है और वे केवल भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात करने के बाद गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश के खेल को राजस्थान में भी दोहराना चाहती थी और यह सब पिछले 6 महीने से चल रहा था। गहलोत ने कहा कि पायलट व उनके साथ गए अन्य मंत्रियों विधायकों को मौका दिया गया, लेकिन वे ना तो सोमवार को और ना ही मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आए। पायलट सहित 3 मंत्रियों को उनके पदों से हटाए जाने के फैसले की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने मजबूर होकर यह फैसला किया है। गहलोत ने कहा आज के फैसले से कोई खुश नहीं है, ना पार्टी ना आला कमान। उन्होंने कहा आखिर में मजबूरी हमें हाईकमान को फैसला करना पड़ा, क्योंकि पिछले काफी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, इसे लेकर मैंने कई बार आगाह किया था कि षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है जिससे हमारे किसी नेता को फंसना नहीं चाहिए। यह पिछले 6 महीने से चल रहा था और हम सबको जानकारी थी। हम जानते थे कि यह बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और यह चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची है उसी कारण पहुंची है। बकौल गहलोत, हमारे कुछ साथी गुमराह होकर चले गए। दिल्ली के अंदर बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में, वही करना चाहते थे वे लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूं कि उस खुले खेल में वे लोग मात खा गए, क्योंकि जनता भी समझ गई है। सीएम के मुताबिक जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है विधायकों पर, जो गए हैं वहां उन पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जिताकर भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है कि आप 5 साल के लिए जीत कर गए, 1.5 साल में वापस क्यों आ रहे हो। तो यह जो स्थितियां बनी है देश के अंदर बहुत खतरनाक स्थिति है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 दिन के अंदर घर वापस लौटेंगे बिग बी और अभिषेक बच्चन। जी हां दोस्तों, शनिवार देर रात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह ऐलान किया कि वह कोरोना से संक्रमित है, जिसके बाद से ही देश भर में दुआओं का सिलसिला जारी है। वहीं इस चौंका देने वाली खबर के बाद पूरे बच्चन परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें जया बच्चन के अलावा बिग बी के परिवार से अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गयी। 7 दिन के अंदर घर वापस लौटेंगे बिग बी और अभिषेक बच्चन। वहीं एक तरफ जहां अमिताभ अपने बेटे अभिषेक के साथ मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है, तो वहीं ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसी बीच अब अमिताभ और अभिषेक के हेल्थ को लेकर अपडेट आया है, जिसे सुनकर उनके फैंस को राहत मिलने वाली है। जी हां, डॉक्टर्स का कहना है कि अमिताभ और अभिषेक बच्चन को अपना इलाज के लिए कम से कम 7 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोनों की सेहत में पहले से ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। दोनों की हालत में तेजी से सुधार। नानावटी अस्पताल की रिपोर्ट की माने तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर बनी हुई है। दोनों की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, दवाओं का तेजी से असर हो रहा है। नानावटी अस्पताल लगातार उनकी देखभाल में लगा हुआ है। वहीं अमिताभ अभिषेक की सेहत में सुधार को देखते हुए डॉक्टरों ने कहा कि अब इलाज में सख्ती की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों की रिकवरी तेजी से हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स की खास टीम हर घंटे बिग बी और अभिषेक की जांच कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल पर बढ़े टैक्स से 2.25 लाख करोड़ रुपए कमाएगी मोदी सरकार। दुनिया में दाम घटते गए, भारत में होता रहा इजाफा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बाद से पेट्रोल और डीजल पर बढ़े टैक्स से मोदी सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए की मोटी कमाई होने का अनुमान है। यह स्थिति तब है जबकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें ऐतिहासिक गिरावट के दौर में है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक सरकार और तेल कंपनियों को हर दिन बढ़े हुए टैक्स से 730 करोड़
रुपए की अतिरिक्त कमाई हो रही है। इसी रकम को सालाना तौर पर जोड़कर देखा जाए तो यह 2.25 लाख करोड़ रुपए हो जाती है। जानकारों के मुताबिक बीते वित्त वर्ष में केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोलियम सेक्टर से कुल 5.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि इससे सरकार को कोरोना संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इस दौर में सरकार को टैक्स से मिलने वाली आय में कमी आई है और दूसरी तरफ गरीबों के लिए राहतों के ऐलान से खर्च में इजाफा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार बजट संतुलन बनाने के लिए पेट्रोलियम से मिलने वाले इस अतिरिक्त कर का इस्तेमाल कर सकती है। मई में ही केंद्र सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 13 रुपए और पेट्रोल पर 10 रुपए का इजाफा किया था। इस बढ़ोतरी के साथ ही भारत पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा 69% टैक्स लगने वाला देश बन गया है। यही नहीं, मोदी सरकार ने रोड सेस भी 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर बढ़ाया है। एक तरफ केंद्र सरकार ने इजाफा किया है तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने भी वैट में इजाफा करके कोरोना संकट से निपटने की काट ढूंढ ली है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल सरकारों का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान उनके राजस्व में 90% तक की कमी आई है। ऐसे में राज्यों ने भी टैक्स में कमी की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भरने की कोशिश की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा शासन में सड़क से जेल तक संचालित हो रहे सिंडिकेट। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश में सड़क से लेकर जेल तक अपराधियों द्वारा सत्ता संरक्षित सिंडिकेट संचालित किए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिला जेल में कैदियों द्वारा कमीशन देकर रकम गंवाने का रैकेट सामने आया है। अलीगढ़ में भाजपा नेता पूर्व मेयर के पति ने चेकिंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस कर्मियों के टोकने पर उन्हें धमकी दी। सत्ता की हनक में भाजपा नेता व उनके रिश्तेदार अपनी मर्जी के मालिक बन बैठे हैं, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं है। सपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा राज बेटियों के लिए काल साबित हो रहा है। नोएडा के बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद शव को लटका दिया गया। परिवार को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रयागराज में दारोगा के 2 बेटों ने दोस्तों संग मिलकर एक किशोरी से दुष्कर्म किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में विश्व स्तरीय यूपी डायल 100 की व्यवस्था की गई थी, जिसका इस्तेमाल अपराध नियंत्रण में ही नहीं किया जा रहा है। अपराधियों को राजनीति में आने से रोकना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संकट काल में सरकार लोगों में सुरक्षा, रोजगार और भविष्य के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाने में पूरी तरह विफल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा कार्यालय में कोरोना का कहर, 75 नेता व कार्यकर्ता संक्रमित। जी हां दोस्तों, बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 75 से अधिक बताया जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। संगठन महामंत्री, प्रदेश महामंत्री को कोरोना हुआ है। एक प्रदेश उपाध्यक्ष को भी कोरोना होने की सूचना है। इतनी बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं के संक्रमित होने से भाजपा की परेशानी बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार में इसी साल चुनाव होना है। कार्यालय में लगातार बैठकें होती रहती हैं। वर्चुअल बैठक और वर्चुअल रैली जैसे कार्यक्रम भी इसी कार्यालय से संचालित होते हैं। इस बीच पूर्व सांसद और जाप प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में 75 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। क्या बिहार में यह तबलीग का दफ्तर है? यहाँ मौलाना साद कौन है? पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि क्या छोटा मोदी है मौलाना साद? बाढ़ में वर्चुअल रैली कर कोरोना फैलाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, तेजस्वी यादव ने भाजपा की वर्चुअल रैली पर लगाया तेजी से कोरोना फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है, जिसको लेकर सूबे में एक दूसरे सियासी दलों पर आरोप प्रत्यारोप आए दिन लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लालू के बेटा एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर राज्य में लगातार बढ़ कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई। तेजस्वी ने चिंता जताते हुए लिखा कि सूबे में सीएम नीतीश कुमार के परिवार समेत मुख्यमंत्री आवास से जुड़े करीब 85 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने लिखा कि भाजपा की वर्चुअल रैली की वजह से 75 भाजपाई कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार के मुख्य सचिव और सचिवालय के अनेक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा कि जब राज्य में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और अन्य बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो जाएगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर राहुल गांधी का ट्वीट, इस हफ्ते 10 लाख पार कर जाएगा आंकड़ा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब बेकाबू हो गई है और हर 4 से 5 दिन के अंदर 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मसले को उठाया है और सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि इस हफ्ते हमारे देश में कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर लेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। फिर चाहे लॉकडाउन की नाकामी हो या फिर 21 दिन की लड़ाई में फेल होने की बात, राहुल की ओर से अक्सर सोशल मीडिया का सहारा लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस बयान को भी साझा किया है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस अभी और भी खतरनाक होगा और ऐसे वक्त में ना तो वैक्सीन काम आएगी और ना ही कोई इम्यूनिटी बूस्टर। साथ ही WHO ने कई देशों के कोरोना वायरस से निपटने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के कुल आंकड़ों की संख्या 9 लाख के पार चली गई है और पिछले काफी दिनों से अब हर रोज 25,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। यानी देश में हर 4 या 5 दिन में 1 लाख नए केस जुड़ रहे हैं। हालांकि देश में कोरोना वायरस को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या में काफी अधिक है। 9 लाख कुल केस में से 5 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।